आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के दौरान हम लोग करेंगे दो खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी पहली खबर रफाल फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया फ्रांस जा रहे हैं 20 अप्रैल से यानी कि 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यानी कि 23 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना के प्रमुख फ्रांस में होंगे और उनकी इस विजिट के दौरान 21 अप्रैल को यानी कि 21 अप्रैल को वो वहां से 6 रफाल फाइटर जेट्स को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन 6 फाइटर जेट्स के आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना के पास में टोटल नंबर में 20 रफाल फाइटर जेट्स हो जाएंगे। फिलहाल के लिए ये फाइटर जेट अंबाला एयरबेस ही आएंगे, लेकिन बाद में इनको हासीमारा मूव किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हासीमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल में है और ये एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी ज्यादा करीब है और भारत का चिकन नेक कहलाने वाले इस कॉरिडोर के पास में अगर भारतीय वायुसेना का सबसे केपेबल फाइटर जेट स्टेशन किया जाता है, उससे एक चीज काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को एक अग्रेसिव रोल में यूज करने वाली है। वैसे फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि ये 6 के 6 फाइटर जेट हासीमारा जाएंगे या इनमें से कुछ फाइटर जेट अंबाला में रुकेंगे और कुछ फाइटर जेट्स को हासीमारा ले जाया जाएगा, जहां पर एक नई स्क्वाड्रन बनाई जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से अगले महीने मई में भारतीय वायुसेना को 4 और रफाल फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के रफाल्स का नंबर बढ़कर 24 एयरक्राफ्ट हो जाएगा और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में 7 फाइटर जेट्स यानी कि 7 फाइटर जेट ऑलरेडी फ्रांस में मौजूद हैं, जिसके ऊपर भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कर रही है और इस हिसाब से मई तक भारतीय वायुसेना को ऑलमोस्ट 31 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे और ये नंबर जो ऑर्डर्ड नंबर है उससे केवल 5 एयरक्राफ्ट कम होगा। और जिस स्पीड से दासो एविएशन रफाल की डिलीवरी कर रहा है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर दासो एविएशन पूरे 36 के 36 रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देगा और इसी वजह से भारतीय वायुसेना प्रमुख की फ्रांस यात्रा काफी ज्यादा क्रूशल है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि अगले महीने 7 तारीख को यानी कि मई 7 को इंडिया यूरोपियन यूनियन की एक समिट है और इस समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्तुगाल जाएंगे और पोर्तुगाल से उनका फ्रांस जाने का प्लान है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 36 और रफाल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में एक इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो सकता है, जिसको बाद में एक डील से बैक किया जाएगा। लेकिन डील साइन करने से पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते आई है, चांसेस हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट में ना जाएं और इस समिट को पोस्टपोन कर दिया जाए। वैसे समिट में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हैं और अगले महीने 7 तारीख को यह समिट होनी है, तो अभी से इसको लेकर स्पेकुलेशन करना सही नहीं होगा। वहीं भारत और फ्रांस के बीच में 36 और रफाल को लेकर अगर एक डील साइन होती है तो इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भारत की तरफ से जो सेकेंड लॉट ऑर्डर की जाएगी वो मोस्टली रफाल F4 स्टैंडर्ड की होगी और F4 स्टैंडर्ड वाले रफाल फाइटर जेट्स ने अभी तक अपनी पहली उड़ान नहीं भरी है। दासो एविएशन की तरफ से जो F4 स्टैंडर्ड को लेकर प्लान मीडिया को बताया गया था, उसके तहत ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान साल 2024 में भरेगा। यानी कि अगर अभी फ्रांस और भारत के बीच में कोई अग्रीमेंट साइन होता भी है तो डील साइन होते होते साल 2024 के आसपास हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक चीज कही जा सकती है कि फ्रांस की तरफ से इन फाइटर जेट की डिलीवरी काफी शानदार तरीके से की गई है और बिल्कुल सटीक टाइमलाइन के साथ में, या कहें टाइमलाइन से बेहतर तरीके से ये रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा रहे हैं। ऐसे में इन फाइटर जेट का फॉलो ऑन ऑर्डर बनता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। HAL की तरफ से नेवल तेजस यानी कि NLCA तेजस का तीसरा प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। इस तीसरे प्रोटोटाइप को NP5 कहा जाएगा। अभी नेवल LCA के 2 प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहे हैं, ये हैं NP1 और NP2, जहां पर NP1 एक ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है, वहीं पर NP2 एक सिंगल सीट फाइटर वेरिएंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स ने भारत के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर ली है और भारतीय नौसेना की तरफ से एक चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है कि जिस एयरक्राफ्ट को वो लोग इंडक्ट करेंगे वो TDBF होगा, यानी कि NLCA तेजस केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। लेकिन HAL की तरफ से इसका एक और प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है और इस प्रोटोटाइप को कहा जा रहा है NP5। NP5 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का प्रोटोटाइप होगा। इनिशियल टाइमलाइन के हिसाब से ये प्रोटोटाइप इसी साल जून से पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए और अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये फाइटर जेट ऑलमोस्ट तैयार है और इसमें जो फाइनल फिटिंग्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है।
यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है ये एक फाइटर ट्रेनर प्रोटोटाइप है और इसको पूरी तरीके से रिफाइन करके एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और माना जा रहा है कि यही प्रोटोटाइप HAL की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी की रिक्वायरमेंट वाले टेंडर में उतारा जाएगा, यानी कि जिस सिस्टम को यूएस नेवी इवैल्यूएट करेगी वो यही सिस्टम होगा। एक नजर डाल लेते हैं यूएस नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी को अपने पुराने हो रहे T-45 गॉशॉक को रिप्लेस करना है। यूएस नेवी के ये एयरक्राफ्ट BAE सिस्टम के हॉक ट्रेनर जेट्स के ऊपर बेस्ड हैं और इन एयरक्राफ्ट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैकडॉनल्ड डगलस बनाता था। हालांकि बाद में मैकडॉनल्ड डगलस को बोइंग एरोस्पेस ने खरीद लिया था। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के पास में 194 T-45 गॉशॉक एयरक्राफ्ट्स हैं और ये गॉशॉक एयरक्राफ्ट 31 ईयर से लेकर 10 साल तक पुराने हैं, यानी कि इन्वेंट्री में कुछ एयरक्राफ्ट 31 ईयर ओल्ड हैं और कुछ कम। फिलहाल के लिए यूएस नेवी केवल 45 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना चाहती है। हालांकि ये नंबर बाद में बढ़कर 194 तक जाएगा, लेकिन शुरुआत केवल 45 से ही होगी। एक एस्टिमेट के हिसाब से यूएस नेवी की ये रिक्वायरमेंट साल 2028 यानी कि 2028 ऑनवर्ड्स की है। अगर इस कंपटीशन के दूसरे कंटेंडर्स को देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोइंग और साब के T-7A को माना जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी अपने ट्रेनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। दूसरा एयरक्राफ्ट है लॉकहेड मार्टिन और KAI का T-50A। यह एयरक्राफ्ट कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के FA-50 के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा एयरक्राफ्ट है लियोनार्डो का T-100 जो कि M346 के ऊपर बेस्ड है। थियोरेटिकली इन सारे सिस्टम्स की तुलना में तेजस की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है क्योंकि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पर तेजस ट्रेनर एक फाइटर जेट एयरफ्रेम के ऊपर बनाया गया ट्रेनर होगा। वहीं पे इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट अभी तक कैरियर के ऊपर ऑपरेट नहीं किया गया है। वहीं पर LCA तेजस INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंड कर चुका है। प्योर परफॉर्मेंस के बेसिस पर LCA तेजस एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो उनके पार्टनर्स हैं लॉकहेड मार्टिन और बोइंग। और ये चीज काफी ज्यादा क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनकी लॉबी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में एक एक्सटर्नल कैंडिडेट को इतना बड़ा ऑर्डर इन दोनों कैंडिडेट्स के होते हुए मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, चांसेस हैं लेकिन कम है। वैसे अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की तो भारतीय नौसेना को भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी क्योंकि अभी जो भारतीय नौसेना के पास में MiG-29K अवेलेबल हैं तो ये नंबर भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेच करके हम लोग ये MiG-29K इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर यूज करते भी हैं तब भी भारतीय नौसेना को कुछ ट्रेनर जेट्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में NLCA बेसिस पर जो ट्रेनर जेट्स बनाए जाएंगे वो भारतीय नौसेना को इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ट्रेनिंग करने में मदद कर सकता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय नौसेना किस तरीके से आने वाले समय में अपने एसेट्स को मैनेज करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपके द्वारा की गई टॉप 5 कॉमेंट्स अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इस वीडियो में जो टॉप 5 कॉमेंट्स आएंगी वो आप अगले वीडियो के अंत में देख पाएंगे।